अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। और क्लास 9th की हम न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। इसमें हम आप लोगों को 9th क्लास का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो लेकर हाजिर हुए हैं। वो बताएंगे कैसे है। पैटर्न आपके सामने है। इंग्लिश कंपलसरी एसएससी पार्ट 1 सेक्शन ए, मार्क्स 15, टाइम अलाउड 20 मिनट्स। ये सिर्फ सेक्शन ए के लिए आपको 20 मिनट दिए गए हैं और ये 15 नंबर का है और ये कंपलसरी है, ठीक है। इसमें है क्या, ये पेपर मैंने खुद बनाया था और लास्ट टाइम में अपने क्लास 9th के बच्चों से लिया था अपने स्कूल में। ये मेरे पास बना पड़ा था तो मेरे जहन में ख्याल आया कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ पैटर्न। मैं चूँकि हमेशा पेपर जो वो फेडरल बोर्ड के पैटर्न पे बनाती हूँ तो ये बना पड़ा था। अच्छा जी, क्या आगे सेक्शन इज़ कंपलसरी, डिलीटिंग स्लैश ओवर राइटिंग इज़ नॉट अलाउड। यानी डिलीट तो ज़ाहिर है आपके पास ऑप्शन नहीं होता जब आप हैंड रिटन कर रहे हो किसी चीज़ को। तो मकसद कहने का क्या है कि आप किसी चीज़ को रेज़ नहीं कर सकते। आपने कोई ऑप्शन लिखा, उसको आप रेज़ नहीं कर सकते। रेज़ करके अगर आपने ठीक आंसर लगा भी दिया, वाइटनर किया किसी चीज़ को लिख के या रेज़र यूज़ किया और उनको फील हो गया तो वो अलाउड नहीं है, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स डू नॉट यूज़ लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल यूज़ नहीं करनी है आपने, यानी पेंसिल से किसी चीज़ को मार्क नहीं करना, ठीक है। पेन यूज़ करना है। क्वेश्चन 1 है क्या, फिल द रेलिवेंट बबल फॉर ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। हर हिस्से का 1 नंबर है और ये 15 नंबर के MCQs होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। एक सेंटेंस होता है, उसके आगे 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। और करना कैसे होता है कि बोर्ड में जो आपके पास शीट आती है उसमें जुमला लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने जो भी ग्रामेटिकल चीज़ आपसे पूछी है उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, और आगे सामने 4 कॉलम बने होते हैं। मैंने इसमें वो नहीं बनाए थे, यानी 4 लाइनें लगी होती हैं, सबसे ऊपर उनकी हेडिंग होती है A B C और D, ठीक है। तो पहले जुमले का अगर आपको लगता है कि जवाब जो है वो A है तो A के नीचे जो बबल है उसको कलर कर देंगे ब्लू से। अगर आपको लगता है उसका जवाब B है, ऑप्शन B है, तो B के नीचे पहले सेंटेंस के आगे जो 4 लगे हुए बबल्स उसमें से B को कलर कर दें, ठीक है। फिर इसी तरह बाकी सारों को आपने करना है। अब जी सवाल नंबर 1, मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन दिस सेंटेंस। ये आपको थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो, लेकिन पढ़ के इसलिए सुना रही हूँ कि आप ये भी देख लें कि किस किस्म के आते हैं आपके पास MCQs। तो वो जी सारे ग्रामेटिकल आएंगे, ठीक है। तो द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन दिस सेंटेंस। ऑप्शन है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या एलिट्रेशन। ये ग्रामर हम सिमिली क्या होती है, मेटाफर क्या, पर्सोनिफिकेशन क्या, एलिट्रेशन क्या, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मिस्टर एक्स इज़ अ स्नेक, यू शुड बी अवेयर ऑफ हिम। और नेगेटिव कॉनोटेशन फॉर द अंडरलाइन वर्ड इज़ क्या है, कनिंग, पॉइजनस, चीटर एंड स्केली। आइडेंटिफाई द preposition of time used in one of the following sentence. The bank is on the Faisal Lane. He left for Karachi on Monday. He is often on bed rest. You stand on the other side of the fence. तो अगर आप ये देखें तो ये सारे के सारे ग्रामेटिकल हैं और ये इस तरह से डिफरेंट किस्म की चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। यानी पहले वाले में आपने पोइटिक डिवाइस ढूंढनी है, दूसरे वाले में आपने कॉनोटेशन वर्ड ढूंढना है, नेगेटिव कॉनोटेशन ढूंढनी है कि कौन सी है, तीसरे वाले में आपने प्रपोजिशन ऑफ टाइम को कंफर्म करना है कि किस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। चौथे में ही बॉट अ कार ऑफ अ न्यू मॉडल, द सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव फ्रेज, अ वर्बल फ्रेज, अ कंडीशनल सेंटेंस या एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये आपने बताना है कि इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। क्रो फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, एंटीथेसिस, एलिट्रेशन, रिपीटेशन या ओनोमोटोपिया। ये भी ग्रामेटिकल 4 लफ्ज़ हैं, ये भी आपको बताएंगे। पोइटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच में ये आते हैं। छठा है आई एम डूइंग इट राइट नाउ, दिस सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है या कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आपने बताना है। डैश वर्ड टू द वाइज इज सफिशेंट, द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, एन और द। या चौथा ऑप्शन है नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं लगेगा। व्हेन ही सॉ हिम ही डैश चेस, मैंने जब उसे देखा वो चेस खेल रहा था। इज़ प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, वर प्लेइंग था यहाँ पे, ये मेरा ख्याल है अपॉस्ट्रोफी गलती से डल गई है, वर प्लेइंग या प्ले। आई एट सम राइस, द अंडरलाइंड इज़ एडजेक्टिव ऑफ डैश, है तो एडजेक्टिव यहाँ पे उन्होंने ये बता दिया किस कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटी, क्वांटिटी, मैनर या डेमोन्स्ट्रेशन। नाइन्थ है ही हैज़ अ ग्रेट टैलेंट फॉर म्यूजिक, द अंडरलाइंड वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन। You can choose the person dash you like to share the idea with you. That, whom, which or who. He thanked me for what I dash. Do, did, done, doing. Hania is the dash intelligent girl of her class. More, most, well, best. Pakistan has won the match. यहाँ पे the match था, T missing है. Identify the tense of the given sentence. Present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. 14th, I am allergic dash eggs, off to, for, off.
Sarah broke a glass. The passive voice for the sentence is a glass was broken by Sarah, a glass will be broken by Sarah, a glass has been broken by Sarah और a glass is broken by Sarah। तो ये है जी आपका 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए विच वॉज कंपल्सरी। इसमें आप लोगों को एक एडवाइस देती चलूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि उनको जिस सेंटेंस का आंसर कंफर्म होता है उसको तो वो मार्क कर लेते हैं, बाकियों को वैसे ही छोड़ आते हैं कि ये मुझे आता जो नहीं था। तो एक चीज़ समझ लें कि आपको छोड़ने का भी 1 नंबर कटेगा और गलत लगाने का भी 1 नंबर ही कटना है। यानी अगर 15 में से आपने 10 अटैम्प्ट किए, 5 आपने छोड़ ही दिए, तो वो 5 नंबर तो आपके वैसे भी कटने थे। गलत होगा तब भी कटेगा, लेकिन बेहतर होता है कि आप उन 5 पे भी तुक्के लगा लें। हो सकता है आपका 5 में से 2 तुक्के ठीक लग जाएं। तो अगर आप छोड़ के ही आ जाएंगे तो फिर तो आपने डेफिनेटली नंबर कटवा दिए ना। फिर तो आपको यकीन है कि आपने पेपर से 75 में से 70 नंबर का आपने अटैम्प्ट किया है। ठीक है, तो कम से कम ये कि इनको छोड़ के MCQs को मत आया करें। तुक्के लगाएं बेशक, लेकिन करके ज़रूर आएँ, खाली ना छोड़ें। आए जी सेक्शन बी की तरफ। मार्क्स इसके हैं 40 और इसमें अभी जो मैं आपको बताती हूँ आ गया है कॉम्प्रीहेंशन फॉर्म में। कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है? सामने आपके पास एक पैराग्राफ है, ये सामने जो है पैराग्राफ है और यहाँ तक तो आपको बताया गया ना इसका वो है कि ये क्वेश्चन है। उसके नीचे ये एनी कैसर जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये लफ्ज़, ये जो एनी कैसर लिखा हुआ है ये क्या है? बेसिकली यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। पहले सवाल पढ़ दें है क्या। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन 1 कंपल्सरी। कह रहे जी 5 सवाल आपने टोटल करने हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शामिल है, यानी उसके अलावा आपने 4 सवाल करने हैं और क्वेश्चन 1 जो है वो कंपल्सरी है। वो क्यों है वो देख लें। नोट क्वेश्चन 1 अबाउट समरी राइटिंग कैरीज 6 मार्क्स, क्योंकि ये 6 नंबर का सवाल है और इसमें आपने समरी लिखनी है, तो समरी आपने कंपल्सरी लिखनी है। वाइल द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स ईच, जबकि बाकी 4 सवालों के 3 नंबर है। तो 6 + 4 3 = 12, 12 और 6 नंबर ये हो गया 18 नंबर का, और ये आपको फ्री के नंबर है। पहले आपको क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ते थे, अभी आपके सामने बच्चे क्या चाहते हैं कि पेपर में उनको चीटिंग करने दी जाए। तो बस आप ये समझ लें आपके सामने चीटिंग है। जिस जगह पे आंसर लिखे हुए वो पैराग्राफ आपके सामने है, सवाल इसमें से ही बने हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए इंतहाई आसान है, ये 18 नंबर उनको लेने ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, ये हो गया आपके सामने पैराग्राफ है, यहाँ तक ये जनरेशन तक, इस वर्ड तक आपके पास पैराग्राफ है और उसके आगे यहाँ तक आपके पास पैराग्राफ है, उसके आगे आपके पास इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा इसके आंसर आप कैसे इजीली दे सकते हैं? आंसर्स इजीली आप तब दे सकेंगे जब आपको इसकी ट्रांसलेशन आएगी, जब आपको ये पता होगा कि इस पैराग्राफ में बताया क्या गया है, सवाल समझना आएगा कि सवाल में पूछा क्या गया है। तो फिर आपको पता चलेगा। ये जो आप लोग वीडियोस के, क्योंकि व्यूज़ से भी हमें आइडिया हो जाता है, एक्सरसाइज वाली वीडियोस आप देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर वाली देख लेते हैं, रीडिंग ट्रांसलेशन वाली को छोड़ देते हैं। वो जो रीडिंग और ट्रांसलेशन वाली है वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है, वो आप लाजमी देखें, कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें क्यों? क्योंकि जब आपको पता होगा कि ये जो अंग्रेज़ी लिखी हुई है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है उर्दू में, तो फिर आप उसका सवाल का जवाब दे सकेंगे। ठीक हो गया। ये हमने लिया है आपका गालिबन यूनिट 2 है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, जो है एंटरप्रेन्योरशिप का एनी कैसर की स्टोरी वाला वो है। ठीक है, उधर से पैराग्राफ मैंने लिया था और इसमें यहाँ से आगे क्वेश्चंस बने, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था समरी वाला है और 5 नंबर की समरी होती है। ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, इसमें आपने जो टाइटल देना होता है इसके, यानी कि इस पैराग्राफ का आपने अपनी मर्ज़ी का कोई नाम देना होता है। अब वो कोशिश क्या करें कि वो यूनिट वाला नाम ना हो, और कोई भी नाम होगा चलेगा, वो 1 नंबर का होता है। उसमें नाम क्यों कोई सा भी चलेगा? क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आप एक बच्चे को सोचने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी सोचें, आपके जहन में जो भी आएगा होना रिलेटेड चाहिए, मतलब डेफिनेटली इस पैराग्राफ से रिलेटेड होना चाहिए। उसके हवाले से आप इसमें से कोई लफ्ज़ निकाल लें, लेकिन ये कि वो आप ये नहीं कह सकते कि गलत जवाब है। उनने बच्चे से पूछा कि आपके जहन में इस पैराग्राफ का क्या नाम आता है, क्या नाम होना चाहिए इसका। तो जो आपके जहन में आ रहा है आपने अपने जहन के हवाले से लिख दिया, इसको वो काटते नहीं है, इसका मोस्टली आपको 1 नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, अच्छा समरी के हवाले से भी बता दूँगी। तो मैंने एक शॉर्ट सा बनाया था, ज़रा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया था। आपके पास जो पैसेज आएगा वो खासा लेंथी होगा, उसमें से अब आपने लिखनी है समरी। समरी आपने अपने अल्फाज में लिखनी होती है और एज अ थर्ड पर्सन लिखनी है। लेकिन इन केस कुछ बच्चे हैं जो ज़रा बिलो एवरेज होते हैं, जिनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं होती, जो खुद इंग्लिश में समरी नहीं लिख सकते, वो लोग क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि इस पैराग्राफ के हर पैराग्राफ में से, हर इस पैसेज के हर पैराग्राफ में से एक एक दो दो जुमले उठा लेंगे और एज इट इज़ लिख देंगे
और उनकी समरी जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ उसमें ये है ना, जैसे यहाँ पर आप देख लें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ आई। ठीक है, ये यहाँ पर शायद आपको गालिबन नज़र आ रहा हो, जब मैंने टच कीजिए, आई कैन कुक यमनी फूड इन माइनेसोटा एंड इंट्रोड्यूस माई यमनी कल्चर। अब इसमें लफ्ज़ माई आई ये यूज़ नहीं करना। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू डू दिस, शी वॉन्टेड टू, उसमें आपने उस लड़की का नाम लेना जो ये काम करना चाहती थी, तो उसमें आप एज अ थर्ड पर्सन लिखेंगे। बस इतना सा आपने चेंजेस करनी है, बाकी आपको समरी के मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन देख लें किस तरह से आएंगे, चॉइसेस कैसे आएंगी। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ एनी कैसर्स बिजनेस एंड व्हाट मोटिवेट्स हर एंटरप्रेन्योरशिप। किस चीज़ ने, एनी कैसर का जो फोकस था बिज़नेस में वो क्या था, और किस चीज़ ने उसको बिज़नेस करने पर उसको मोटिवेट किए रखा। बीच में आ गया लफ्ज़ और, आखिर में और का मतलब होता है या। अब ये दो सवाल जो हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 में ही दिए हुए हैं, यानी सवाल नंबर 2 की जगह 2 सवाल दिए हुए हैं, एक नहीं है। ठीक है, व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर मुस्लिम वीमेन बिजनेस ओनर्स बियॉन्ड प्रॉफिट एज मैंशनड इन द पैसेज। अब ये दो हैं, इस दो में आपके पास चॉइस है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना लाजमी है, लेकिन यही दो सवाल है, ये लास्ट में और के बाद एक ये जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, या वो वाला करें या ये वाला करें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, इसमें भी एक और है, व्हाट इज़ द नरेटर्स एंटरप्रेन्योरल गोल एंड व्हाट मोटिवेट्स देम इन परस्यूइंग दिस गोल। फिर उसके आगे लफ्ज़ आ गया और का मतलब या। व्हाट इज़ द नरेटर्स प्लान आफ्टर अटेंडिंग द इवेंट मेंशन्ड इन द पैसेज। दो सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ही कंसिडर होगा ये, लेकिन इसमें से कोई एक करना है, इसमें से ही कोई एक करना है। ठीक है, यानी कि 2 किया तो 3 को छोड़ सकते हैं, 2 के जो 2 ऑप्शन है उनमें से कोई एक करें, 3 के जो 2 ऑप्शन है इनमें से कोई एक करें। ये इस पर अच्छा अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये इन्होंने इस दफ़ा बनाया है पैसेज, ये पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई आर पर्सनल मिशन और पैशन often more significant motivators for entrepreneurs than financial success। इसके साथ और नहीं लगा हुआ, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 है और एक ही, और ये करना है। ठीक है, क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये बोर्ड का नया पैटर्न है, इसमें से 1, 2 या 3 सवालों तक में आपको और या ऑप्शन दिया जाएगा, सारे सवालों में ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एनकरेजमेंट डज द नरेटर ऑफर टू मुस्लिम वुमेन रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ये आ गया 5वां सवाल, इसमें भी कोई और नहीं है। 6ठा सवाल देखें, राइट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब पैराग्राफ में मैं तो भूल गई थी, मैंने बाद में बच्चों को 3 वर्ड्स पेपर वाले दिन अंडरलाइन करवा दिए थे। ये 3 नंबर का सवाल होता है, इसमें अक्सर आपको ग्रामेटिकल किस्म के क्वेश्चन आते हैं। वो किस किस्म के होते हैं, 3 लफ्ज़ अंडरलाइन किए होते हैं, वो कहते हैं जी इनके मायने लिखें। मायने वही जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 क्लास में सिखाते हैं, आपने एक तरफ लिखना है वर्ड्स, दूसरी तरफ लिखना है मीनिंग्स, बीच में लगानी है लाइन, एक तरफ अल्फाज लिखने हैं, दूसरी तरफ उसके मायने। लेकिन मायने आपने उर्दू में नहीं लिखने, वो आपने इंग्लिश में लिखने हैं। ठीक है, फिर सवाल है और, यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन पैसेज। ये जो पैसेज आपको दिया गया है इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ, इस टेंस का नाम लिखें। अगर आपको लगता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, या ज़्यादा टेंसेस यूज़ हुए हैं, तो आप उनके नाम लिखें। ठीक है, अगर कोई टेंस जो है वो सिर्फ एक आध दफ़ा एक सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो उसकी आप एग्जांपल दे के वो सेंटेंस मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन 6, राइट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, इसकी जगह कुछ और भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि इस पैसेज में से 3 एडजेक्टिव निकाल के दिखाएं, ये भी आ सकता है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि इसमें से 3 कोई से 2 फिगर ऑफ स्पीच निकाल के दिखाएं। ठीक है, कोई फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करें, कोई अगर कोई एग्जांपल ऐसे दी हुई है कि जो कोई सिमिली की एग्जांपल है तो वो दे दें, 3 नहीं 2 है तो वो दे दें, 1 है तो वो दे दें। ठीक है, कोई पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल यूज़ हुई है तो वो दे दें। तो ये एक अदा आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, वो थोड़ा सा बिलो एवरेज बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने समझ की चीज़ ग्रामर पढ़ी हुई है तो फिर मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए, पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। अच्छा इसमें क्या है जी, स्टैंजा दिया हुआ है, देयर वाज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड बट वन, ये द मूविंग पोइम से आपको दिया हुआ है, और इसमें 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, कोई एक करना होता है। दूसरा ये द रिंकल सी बीनेथ हिज क्रॉल्स, ये द ईगल से दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों में से क्या है, शेर लिखे हुए हैं, तशरीह करनी है किसी एक की, और ये है 2 नंबर का सवाल। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रीड द गिवन स्टैंजास, इसका पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट बी है। अब ये क्या है, ये कॉम्प्रीहेंशन की फॉर्म में है, पहले आपको पैराग्राफ दिया था उसमें से सवाल बने हुए थे, अभी आपको पोएम में से दिए हुए हैं, शायरी दी हुई है उसमें से सवाल बने हुए हैं। रीड द गिवन स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, एनीवन, करना कोई सा एक है,
इसमें सवालों में चॉइस नहीं है, ठीक है। यानी सवाल जितने दिए हैं, एक पोइट्री के साथ 2 सवाल हैं तो 2 करने हैं, 3 दिए हैं तो 3 करने हैं, ठीक है। 2 3 ज़र 6, अगर 3 सवाल हैं तो 2 2 नंबर के हैं, 6 नंबर का होता है। और अगर 2 सवाल हैं तो 3 3 नंबर के हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन किसी जगह 4 दिए हुए हों, कोई 2 सवाल जो हैं वो 2 2 नंबर के हों, बाकी 2 सवाल 1 1 नंबर के हों, ठीक है। 6 नंबर बहरहाल वो किसी तरह पूरे कर देते हैं। ये बना है मूविंग पोएम में से। और क्वेश्चंस देखें किस किस्म के बनते हैं, न्यू क्वेश्चंस बनते हैं उसी वक्त ऑन द स्पॉट। आइडेंटिफाई एनी 2 पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द स्टैंजा। नंबर 2, what was the only sound beside the wood mentioned in the stanza? What did the skies whisper according to the poet? और जो है ये सवाल में आपको चॉइस नहीं दे रहे, नीचे द ईगल का स्टैंजा स्टार्ट हो गया और फिर उसके नीचे उसके ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईगल बीइंग डिस्क्राइब्ड एज क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स? नंबर 3, व्हाट डज रिंग विद अजूर वर्ड इम्प्लाई अबाउट द ईगल्स एनवायरनमेंट? इम्प्लाई होता है कि इसका छुपा हुआ मैसेज, ठीक है। छुपी हुई बात इसमें लफ्ज़ में क्या है, ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट अ क्राइम स्टोरी, यूज द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अगर आपको इस तरह का पैराग्राफ आ जाए जिसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है या बना हुआ है, ये जो आपको पैराग्राफ है ना, अगर इसको गौर से पढ़ें तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में ही है। इसमें सिर्फ जो ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए हुए हैं ना, ये वाले वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वाला वर्ड है, ये इसको आपने क्या करना है, इसकी आपने पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कौन सी फॉर्म लगती है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने इनकी आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म लगा देनी। ये आपके 5 नंबर फ्री के हैं, ये पक्के 5 नंबर हैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर आती हैं तो। अगर इसकी जगह आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ है, अभी नई चीज़ें आ रही हैं कि आपको एक पैराग्राफ दे देते हैं और उसमें आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिखनी होती हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस हम ग्रामर का जब पढ़ेंगे तो लिखेंगे, आपको सिखाएंगे, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा पैसिव वॉइस की निस्बत थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो दुआ करें आपके लिए पैसिव वॉइस आ जाए, ज़्यादा बेहतर है। इसमें क्या है, पुलिस वर डैश टू द नेशनल बैंक यस्टरडे पहले ही आपको पता चला गया कि गुजरा हुआ ज़माना है, पुलिस के आगे वैसे भी वर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। कॉल की थर्ड फॉर्म लगा देंगे कॉल्ड। द बैंक वॉज रॉब्ड, 1 मिलियन रुपीज़ वर स्टोलन है, मुझे बाज़ औक़ात नहीं याद आता, वॉज स्टोलन। नो कस्टमर वॉज हर्ट और हर्ट ही होता है। बट 1 रॉबर वॉज शॉट बाय द पुलिस। शॉट का शॉट और शॉट ही होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी। इसका पार्ट भी देखें क्वेश्चन नंबर 4 का। डू एज डायरेक्टेड यानी जैसी हिदायत दी जाए। अब जैसी हिदायत दी जाए मतलब ये कि 5 अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए, इसमें मैंने नंबरिंग गालिबन नहीं दी, तो 5 अलग अलग सेंटेंसेस दिए, उसमें हर एक को ये नहीं है कि सारों को आपने किसी एक में चेंज कर देना, सबको फ्यूचर कंटिन्यूस में करें या सबको पास्ट इंडेफिनिट में करें, सबका अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, ये वाला सेंटेंस है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज डाउनटाउन। इसके आगे नीचे ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पे है चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करें। या आपको टेंसेस आते होंगे तो आप कर सकेंगे। ही वॉज जॉबलेस फॉर 6 months, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। Then vigilator asked the candidates to stop writing because time was up. Change into imperative sentence. The earth revolves around the sun. Change into present perfect continuous. और ये है लास्ट वाला, we finished the job in 2 hours. Change into future indefinite का नेगेटिव, उसको नेगेटिव में बनाना है। Punctuate the following paragraph lines. ये 3 marks का होता है। A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing here? इसमें आपने क्या करना है, जुमला कहाँ से शुरू हो रहा है, उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, पहले तो है, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। देखें आपको समझ आ रही है कि कहाँ पर कोई वर्ब हो रहा है और कहाँ पे कोई बात कही जा रही है। जो मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, सेम इट इज़, जो वर्ड आ रहे हैं उनको आपने इन्वर्टेड कॉमास में करना है। और वो अगर कोई सवाल है तो उसके आखिर में आप फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क डालेंगे। जैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर, इसके आखिर में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और एंड आस्क्ड के बाद कॉमा आएगा, ठीक है, नीचे जो बेस में कॉमा होता है। फिर पूछा उसने किससे, राहीला से। तो राहीला का एक तो वो राहीला है प्रॉपर नाउन, उसका आर कैपिटल करेंगे आप। इन्वर्टेड कॉमास जो वो राहीला से शुरू करेंगे, ठीक है। यानी एक फेलो नर्स मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा कि मुझे आवाज़ देके पूछा, राहीला व्हाट आर यू डूइंग, राहीला तुम यहाँ क्या कर रही हो। राहीला का आर बड़ा करेंगे, राहीला के आगे आप एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, ठीक है। फिर व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे और फिर इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
तो 3 नंबर आपके। ये बड़ा इजी होता है, थोड़ा सा दिमाग पे आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ता है। सेक्शन सी है जी आपका मार्क्स 20 मार्क्स का। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये 8 मार्क्स का है। नीचे आ गया और, ये वाला और, यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि आप तो या तो ये करें, एप्लीकेशन लिखें स्कूल के प्रिंसिपल को, उनको बोलें कि आपको स्कूल की कोई बस वगैरह की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोवाइड की जाए। प्रोविजन का मतलब होता है प्रोवाइड करें, और का मतलब है या क्या, राइट एन ईमेल टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू सम मनी फॉर बुक्स एंड यूनिफॉर्म। ये वो वाला लेटर या है, अब ईमेल की फॉर्म में आपने लिखना होता है, लेटर अब नहीं होते। ये आप मेरा ख्याल है 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आप अपने अब्बा जान से पैसे मंगवा रहे हैं, वालिद मोहतरम से न्यू बुक्स और यूनिफॉर्म, नई क्लास में चला गया हूँ, नई बुक्स ख़रीदनी है, बजरिया वीपीपी मुझे पैसे भेज दें, मनी ऑर्डर भेज दें, ठीक है। तो ये वाला आपको किसी भी ग्रामर की बुक में इजीली मिल जाएगा। सिर्फ आपने ईमेल का ऊपर जो पैटर्न है वो देख लेना है कि ईमेल वाला ही हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या है जी, फर्स्ट वन ओवर पॉपुलेशन, सेकेंड वन द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन, नंबर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। जो भी बर्निंग इश्यूज़ होते हैं वो आपके बुक के कोई एक आधा टॉपिक होता है और एक आधा टॉपिक आपका बाहर से आ सकता है। तो डेफिनेटली उसमें जो आपके बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं, उसमें से आता है। करंट अफेयर्स मीन्स सोशली आप अगर देखें तो वो जो करंट अफेयर्स होते हैं, सियासत में आपको नहीं घसीटा जाएगा, कोई पॉलिटिकल टॉपिक आपको नहीं दिया जाता, ना रिलीजियस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। ये मैंने पेपर जब बनाया था उस टाइम ट्रांसलेशन वाला ऐड था, अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें ट्रांसलेशन जो है वो आएगी या नहीं। मैं आपको एक दफ़ा फिर पैटर्न गौर से देख के फिर बताऊंगी। मैंने फ़िलहाल ट्रांसलेशन इसमें ऐड की थी। पाकिस्तान इज़ फेसिंग सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स दीज डेज आर एनिमीज़, यहाँ पे आर था, OURR, आर एनिमीज़ आर इन अ कॉन्स्टेंट परस्यूट टू हार्म अस, वी नो इट वेरी वेल। द एनिमी ऑफ द मुस्लिम उम्मा इज़ वेरी क्लेवर एंड कनिंग. To get out of these problems, we need a sincere and honest leader who can bring us out of destruction and oppression. We need to learn lesson from our glorious past. फिर उसके आगे आप यहाँ पे देखें तो और लगा है, यानी या, ठीक है। या तो आप ट्रांसलेट करें उर्दू में इस पैराग्राफ को, या फिर राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जॉबलेसनेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने इसलिए 2 दफ़ा दिया 2 जगह क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने पैराग्राफ लिखा भी है, वो भी मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँ। स्मोक के ऊपर लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखा हुआ है, और एक एग्ज़ाम्स में आया था एक दफ़ा, आउट ऑफ सिलेबस था एग्जामिनेशन, ठीक है, वो भी लिखा हुआ है। वो तीनों मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि टाइम मिले तो आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटे से हैं, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, या एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा जो खुद लिखने वाले बच्चे हैं कि इनको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये जी आपका पेपर पैटर्न, आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी इससे, और उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों के पेपर बहुत अच्छे हों। टाइम बहुत कम रह गया है, तो कोशिश करें अपने फ्यूचर के लिए, अपने ये 1-2 महीने जो हैं इसको, खेल को, मोबाइल को छोड़ के पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और वीडियो को जाते हुए एक लाइक कर दिया करें ताकि पता चले कि आपने इसको देखा है और आपने इसको एंजॉय किया है और आपने इससे कुछ सीखा है। आई होप आप इससे कुछ सीखें, हमारा मकसद तो यही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।